हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इट्स मी श्रुति। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, आज मैं इंडियन इकोनॉमी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ, इन्फ्लेशन। ये टॉपिक ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एक हाउस होल्ड पर्सन के लिए भी बहुत मायने रखता है, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम हमेशा इस टॉपिक को एनकाउंटर करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसे टेक्निकलिटी के कारण इसे अच्छे से समझ नहीं पाते और अक्सर हम इस वर्ड को लेके, इन्फ्लेशन को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्फ्लेशन और उसके कुछ टाइप्स को डिस्कस करूंगी। तो लेट्स कंटिन्यू। चलिए, अब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता क्या है? सी, इन्फ्लेशन refers to the continuous rise in the price of goods and services. देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज द continuous rise in the prices of goods and services. हम जनरली क्या करते हैं ना, इन्फ्लेशन को गलत समझते हैं, गलत मतलब में इन्फ्लेशन को समझते हैं। जनरली हम क्या समझते हैं ना कि कोई एक पर्टिकुलर चीज का भी दाम बढ़ता है और एक दिन के लिए बढ़े या कुछ दिनों के लिए बढ़े तो हम क्या कहते हैं ना कि ये इन्फ्लेशन आ गया। ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी वस्तु या सेवाओं के दाम का कंटिन्यूअसली बढ़ना, मतलब बढ़ते जाना, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है? किसी एक चीज से हम इन्फ्लेशन को माप नहीं सकते हैं। इन्फ्लेशन का मेजर किसी एक चीज से नहीं कर सकते। जब हमारे आसपास कई चीजों का दाम बढ़ने लगे और वो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता जाए, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है? जनरली लोग क्या सोचते हैं ना कि अगर चावल का दाम बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ गया, गेहूं का। ऐसा नहीं होता। जब एक ट्रेंड लेके बहुत सारी चीजों का दाम कॉन्टिन्यूअसली ग्राफ पे बढ़े जाए, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है? इन्फ्लेशन से क्या होता है? इट लीड्स टू द डिक्लाइन इन द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द करेंसी। सी, एक करेंसी या एक करेंसी, कॉइन, नोट्स से जो हम खरीद सकते हैं, जैसे 10 रुपए से हम जो खरीदते हैं जनरली एक नॉर्मल डेज में, और जो चीज हम 10 रुपए से इन्फ्लेशन में खरीदते हैं, उसमें क्या होता है ना, गिरावट आ जाती है। इट मीन्स कि मान लीजिए 10 रुपए से हम एक ब्रेड का पैकेट खरीदते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन आता है तो उस 10 रुपए का वैल्यू क्या होता है? बहुत गिर जाता है। 10 रुपए में हम वो ब्रेड को नहीं खरीद सकते। तो क्या होता है ना कि उस करेंसी, नोट्स का क्या होता है? परचेजिंग कैपेसिटी का डिक्लाइन हो जाता है। जितना चीज ये पहले उस करेंसी से या उस नोट से खरीद सकता था, अब वो से नहीं खरीद सकता। 100 रुपए में मान लीजिए हम 1 kg एप्पल खरीदते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के समय क्या होता है? हम उतने में उतना सामान नहीं खरीद सकते। तो इसका क्या हुआ? इस 100 रुपए के वैल्यू का क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। इस 100 रुपए का जो परचेजिंग कैपेसिटी है जिससे हम खरीद रहे हैं, वो क्या हो गया? कम हो जाता है। और क्या होता है? इन्फ्लेशन अफेक्ट्स आवर सेविंग एडवर्सली। देखिए, जनरली होता क्या है कि हम जैसे कि 5,000 रुपीज मंथली कमाते हैं, तो हमारा 3,000 मान लीजिए कंजम्पशन में जाता है कि हम डेली हाउस होल्ड या जो भी बिजली, पानी, घर, कपड़ा, मकान सब कुछ मिला के हमारा मान लीजिए 3,000 का हम कंजम्पशन करते हैं, मतलब उसे कुछ कुछ खरीदते हैं, डेली यूज की चीजें खरीदते हैं। ठीक है? और 2,000 का हम क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं। लेकिन जब इन्फ्लेशन आता है तो दाम इतना बढ़ जाता है कि हमारा जो सेविंग्स है, या तो फिर हम सेविंग नहीं कर पाते हैं या तो बहुत कम अमाउंट में हम सेव कर पाते हैं। जनरली जिनके पास सरप्लस है वो तो खैर करते ही हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं वो तो उनको उतना इफेक्ट नहीं होता है। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए
सेविंग्स करना, सेविंग्स जो होता है वो एडवर्सली इफेक्टेड हो जाता है, सेविंग्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। ठीक, और क्या होता है, जो इन्फ्लेशन है वो सब हमारे मींस हम लोगों के इकोनॉमी में या हमारे सोसाइटी में हायरार्की होता है ना, रिच, पुअर, मिडिल क्लास एटसेट्रा। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है पुअर। इन्फ्लेशन से जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है वो होते हैं गरीब लोग। इसलिए क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी डेली डेली वेजेस लोग जो होते हैं वो पर डे के हिसाब से कमाते हैं और उसको यूज करते हैं वो पर डे का घर चलाने में। अब ऐसे में मान लीजिए वो 50 रुपए कमा रहे हैं पर डे के हिसाब से, और उनका कंजम्पशन ही मतलब उनका जो चीज जो वो कंज्यूम कर रहे हैं उसी का दाम 100 रुपीज हो जाए, तो सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट होगा? प्राइस राइज से, मतलब इन्फ्लेशन क्या हुआ, कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइस राइज से क्या होगा, प्राइस राइज से क्या होगा कि हर चीज कंजम्पशन के हर गुड्स का दाम बढ़ेगा। तो उसमें क्या होगा ना, फिर जो मिडिल जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है, जो पुअर हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ, डेली लाइफ। वो बिल्कुल हैंड टू माउथ तो ऑलरेडी रहते हैं, फिर बिल्कुल डे वाइज उनका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्फ्लेशन जो सबसे ज्यादा जिनको इफेक्ट करते हैं वो होते हैं गरीब स्ट्रेटा के लोग। ठीक है, उसके बाद अब ये गरीब का बात हुआ। मिडिल मैन में क्या देखा जाता है जनरली कि वो सेविंग्स नहीं करते हैं, जो भी पैसा आता है वो उसमें लगा के इन्फ्लेशन के समय जनरली चला लेते हैं। उसके बाद आता है रिच, रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। रिचेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में क्या होता है ना कि उनके पास तो ऑलरेडी सेविंग्स बहुत होती है, तो वो उन सेविंग्स से कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ उन सरप्लस से उनके पास प्रॉपर्टी खरीदता है, इन्वेस्टमेंट उनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट या उनका कहीं ना कहीं बिजनेस रहता है। तो अगर उनका कंजम्पशन मतलब जो डेली उनका कंजम्पशन का अगर दाम बढ़ता भी है, सी सरप्लस कैन बी इन्वेस्टेड इन एसेट क्रिएशन। उनका जो सरप्लस है वो कहीं ना कहीं, कोई मान लीजिए कहीं घर खरीद लिया, उसे रेंट पे लगा दिया, मान लीजिए कहीं बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो उनके पास एक्स्ट्रा मनी है उससे उन्हें रिटर्न आ रहा है, कहीं कहीं एक शॉप खुल दिया, इस तरह का चीज जो रिच सेक्शन है वो करती है। बट उससे, और अगर प्राइस राइज होता है तो उनको ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो प्राइस राइज इधर होता है और जो वो खुद के इन्वेस्टेड अमाउंट से जो कमाते हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। मतलब प्राइस राइज से अगर प्राइस राइज होगा तो इनका रेंट भी तो बढ़ेगा, मतलब ये अगर मान लीजिए एक घर को रेंट पे लगाए तो उससे भी तो इन्हें पैसे आ रहे हैं, उसका भी तो राइज उसके उसका भी रेंट भी राइज करेगा। बिजनेस स्टैब्लिश किया किसी चीज का, मान लीजिए फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, तो उस चीजों की जिस चीज का फैक्ट्री उसका भी दाम बढ़ेगा। तो अगर इधर जनरल जो भी प्राइस राइज हुआ उनको वो इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि उनका खुद का भी इन्वेस्टेड चीज का जो प्रॉपर्टी एसेट क्रिएशन है उसका भी दाम बढ़ता है। तो वो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देता है। मतलब अगर ये किसी चीज में ज्यादा किसी प्राइस राइज के कारण ज्यादा खर्च हो रहा है तो ये दूसरे तरीके से इन्हें पैसे आ जाते हैं। तो जब सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट होता है वो होता है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और अब और क्या होता है, जब इन्फ्लेशन रहता है तो जनरली हम क्या करते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं वो खाने की वस्तु या फिर पहनने की वस्तु, इनमें उनका पैसा ज्यादा खर्चा, जो कंज्यूम कंज्यूमिंग गुड्स है उनमें उनका ज्यादा मनी जाता है। इससे क्या होता है ना कि वो सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली सेविंग नहीं करती है बिल्कुल भी। तो क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि जब उसके पास सेविंग्स नहीं, डिपॉजिट नहीं जाएगा तो वो लोन, डिपॉजिट के कारण ही तो वो लोन में पैसा डाल देती है। तो उससे क्या होगा ना, उनका जो लोन देने वाला कैपेसिटी होगा वो कम हो जाएगा, और इससे, और अगर वो कहीं से लेके बोरो करके भी, आरबीआई से बोरो करके भी लोन देती है तो वो हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है। और इससे क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर या फिर इन्वेस्टमेंट सेक्टर बहुत
बहुत बुरे प्रॉब्लम में आ जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन से ये सारी चीजें होती है। अब आई होप कि आपको इन्फ्लेशन क्लियर हो गया होगा। नाउ अब एक चीज आप याद कर लें, या जैसे भी अपने आप में दिमाग में ये चीज डाल लें कि जब भी इन्फ्लेशन हाई रेट का होता है तो किसको, बोरोअर और लेंडर में किसे लाभ होता है? बोरोअर, जो जो बोरो करते हैं उनको ज्यादा हमेशा लाभ होता है, और जो मनी लेंड करते हैं वो क्या, लॉस में रहते हैं। बोरोअर हमेशा फायदे में रहता है और जो लेंडर है वो क्या होता है, वो लॉस में रहता है। इसे आप दिमाग में कहीं सेव करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे के भी जो पीछे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो भी इंपॉर्टेंट है, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसे कहीं ना कहीं सेटल कर लीजिए कि जब भी इन्फ्लेशन हाई रेट पे रहता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट बोरोवर को होता है, और जो घाटे में रहते हैं वो होता है लेंडर। बोरोवर तो आप जानते हैं जो पैसा उधार लेते हैं, और लेंडर वो होता है जो पैसा उधार में देता है। ठीक है, नाउ अब है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को भी ना उनके अलग अलग टाइप्स है, और हर टाइप एक अलग कैटेगरी में है। तो ये जो है, ये क्लासिफिकेशन किस पे है, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कि किस कारण से इन्फ्लेशन हुआ है, उसके कॉज के आधार पर हम इन्फ्लेशन को 3 पार्ट में बांटते हैं। आगे फर्दर के लेक्चर में हम और उसके क्लासिफिकेशन जानेंगे और टाइप जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ये जो है, ये कॉज की कारण क्या है इन्फ्लेशन का, उस बेसिस पे इन्फ्लेशन को हमने 3 कैटेगरी में दी रखा है। एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इस तीनों को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन में सबसे कीवर्ड जो है वो डिमांड है। सी, इकोनॉमी में जो है वो डिमांड वो होता है कि एक पर्सन के पास जितना पैसा है उस पैसे में वो क्या खरीदना चाहता है, उसे कहते हैं डिमांड। डिमांड वो होता है कि जिस कोई भी पर्सन के पास जितना पैसा होता है उस पैसे में वो क्या खरीदना चाहता है, उसे डिमांड कहते हैं। कभी भी इकोनॉमी के डिमांड को और डिजायर को कंफ्यूज हम नहीं कर सकते हैं। डिजायर वो होता है जो इंसान खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास वो पैसे नहीं होते हैं। मेरा डिजायर है कि मैं मर्सिडीज खरीदूं, लेकिन ये मेरा डिमांड नहीं हो सकता। मेरा डिमांड क्या हो सकता है कि मैं एक साइकिल या मैं एक स्कूटी खरीदूंगी। डिमांड इसलिए क्योंकि मेरे पास स्कूटी या साइकिल का ही पैसा है। तो इकोनॉमी में जो डिमांड होता है, जितना रिसोर्स हमारे पास है उसमें हम क्या खरीदने के लिए अवेलेबल है उसे हम डिमांड कहते हैं। डिमांड इज डिफरेंट थिंग, डिजायर इज डिफरेंट थिंग। तो क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? It takes place in an economy because of increase in demand. Means अगर इकोनॉमी में चीजों का डिमांड बढ़ने लगे, मीन्स लोग चप्पल, जूते, खाने का सामान, कपड़े, सब कुछ का डिमांड ज्यादा करने लगे। मीन्स उन्हें मतलब जितना फैक्ट्री में बन रहा है, मान लीजिए 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और डिमांड 200 यूनिट हो जाए चीजों का, मीन जितना सप्लाई हो रहा है उससे ज्यादा डिमांड होने लगे, तो उसको क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसको क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो इकोनॉमी में डिमांड के राइज के कारण होता है, डिमांड बढ़ने के कारण होता है, उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। This increase is due to high supply of money in the economy. मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में आपको बताया था ना कि जब भी सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में ज्यादा होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा। मींस अगर बहुत
इकोनॉमी में बहुत पैसे आ गए हैं, सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, तो लोग क्या करेंगे ना, चीजों को ज्यादा खरीदना। अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं 1000 रुपए में अपना प्रायोरिटी बांट लूंगी ना, कि मुझे ये खरीदना है, मुझे राशन खरीदना है, या मुझे बुक्स खरीदने हैं, या फिर मुझे जूते खरीदने हैं, चप्पल खरीदने हैं। ये मेरा एक लिमिटेड डिमांड होगा। लेकिन अगर मेरे पास 50,000 रुपए हो तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, मैं सब चीज खरीदूंगी। और उससे क्या होगा, डिमांड इकोनॉमी में राइज हो जाएगा। ठीक है, जब पब्लिक के पास ज्यादा मनी होगी तो वो क्या करेगा, डिमांड उसका बढ़ेगा। और डिमांड जब बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई कम रहेगा। इससे क्या होगा ना, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइस राइज तो होगा ही ना। अगर मान लीजिए आपके पास 20 पेन है, 20 पेन है और 200 स्टूडेंट है खरीदने के लिए, और आपने पहले पेन का दाम 10 रुपीज पर पेन रखा था, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे ना कि 200 स्टूडेंट है और मेरे पास 20 पेन है और डिमांड 200 का, आप उसी पेन का दाम 100 या उससे ज्यादा या जो भी, आप क्या करेंगे जल्दी से क्योंकि आपको लगेगा कि जो जितना मैं पैसे से कमा सकूं कमा लूंगा। तो सप्लाई जब भी ज्यादा, सप्लाई कम होता है और डिमांड ज्यादा होता है, तो क्या वैसा स्थिति क्या होता है ना, प्राइस राइज का स्थिति होता है। इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इससे क्या होगा, प्राइस राइज होना ही होना है। और ये देखिए, ये चीज तो ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसे अच्छे से समझना है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। If DPI is in control, it is good for an economy. Means what that mean? It means कि अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पे है तभी तो आपके पब्लिक के पास पैसा है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पे है तभी तो पैसे हैं, वरना पैसे कहाँ से आएंगे। आप कहीं ना कहीं उन्हें अर्निंग का मौका दे रहे हैं तब तो पैसे आ रहे हैं ना। तो ये क्या एसोसिएटेड है, ये क्या दिखाता है कि आपका इकोनॉमी ग्रोथ पे है, मींस इकोनॉमी बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है। लेकिन इट शुड बी इन कंट्रोल। अगर डीपीआई जो लिमिटेड, जो एक रेंज फिक्स किया गया है इन्फ्लेशन का, उसमें रहता है, तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये शो करता है कि हमें, मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर्स में भी, कि हमेशा इन्फ्लेशन इज नॉट बैड फॉर द इकोनॉमी। Inflation is good for the economy, but it should be in its range. अगर ये अपने रेंज को क्रॉस करता है, that is a matter of concern. Okay, तो ये क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक तरह से सोसाइटी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में तब तो पब्लिक के हैंड में पैसे हैं, तब तो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, ठीक है। तो और लोग कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए ना कंजम्पशन बहुत जरूरी है। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो सप्लाई कम करना पड़ेगा, मींस लोग फैक्ट्रीज कम बनाएंगी, और उससे क्या होगा ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होता है, कम होता है। तो कंजम्पशन अगर इकोनॉमी में है, अगर सप्लाई ऑफ मनी है, तो ये बट एक लिमिटेड एक रेंज में है, तो इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इट इज अ कॉमन फेनोमेना। मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे इकोनॉमी जैसा, हमारे कंट्री जैसा जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए कॉमन है। क्यों कॉमन है भाई? इसलिए कॉमन है क्योंकि देखिए, जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, उसका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो क्या होता है ना कि जॉब क्रिएशन भी तो होता है। जॉब क्रिएशन होती है तो लोगों के पास पैसा आता है, और उससे क्या होता है, लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, और डिमांड ज्यादा करते हैं तो फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन
होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, बट इट शुड बी, फिर से याद रखिएगा, इट शुड बी इन इट्स रेंज, ज्यादा नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ओके, ये तो हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वहां प्राइस राइज इसलिए हुआ था क्योंकि डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, इसलिए प्राइस राइज हुआ था। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, cost push inflation takes place in the economy because of increase in cost of production। उधर हम डिमांड साइड का बात कर रहे थे, इधर सप्लाई साइड का बात होने लगा, प्रोडक्शन का बात होना। अगर मान लीजिए हमें बिस्किट बनाना है, हमें बिस्किट के लिए क्या चाहिए, व्हीट, शुगर, घी। ओके, अगर मान लीजिए कि इन तीनों का दाम बढ़ने लगे तो क्या बिस्किट का दाम नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया है। तो ये तो कंफर्म है कि जो इसका फाइनल गुड्स होगा, फाइनल गुड्स का जो दाम होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस प्राइस राइज के कारण जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ती हूँ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन के कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मान लीजिए ना ट्रांसपोर्टेशन का भी है, रॉ मटेरियल है, बिजली है, सब कुछ लगा के अगर कॉस्ट इंक्रीज करता है रॉ मटेरियल का, तो फाइनल गुड का जो प्राइस है वो राइज करेगा ही करेगा। और उस प्राइस राइज के कारण जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आता है उसे कहते हैं कॉस्ट पुश। आप तो यहाँ पे नाम से ही जान रहे हैं, कॉस्ट में जो कॉस्ट के कारण आता है उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, दो टाइप हमने डील किया, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। डिमांड पुल, प्राइस राइज ड्यू टू higher demand, and cost push, price rise due to increase in the price of final goods because of higher cost of raw material। okay, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कभी कभी होता है मुझसे भी कहीं कोई पॉइंट या कुछ कनेक्टिंग लिंक अगर छूटे तो आप लोग पूछा कीजिए, अगर आप पूछेंगे तो शायद आप, अगर मान लीजिए, देखिए पढ़ाई क्या है ना, कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं ना एक लिंक की तरह है, अगर आप किसी चीज में ना लिंक स्टैब्लिश नहीं कर पाए ना तो कोई भी चीज आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तो लिंक कर करके चीजों को जानना सीखिए। अगर लिंक एक जगह टूटता है ना तो आगे की चीज आप नहीं समझ सकेंगे। तो ये लेक्चर में अगर आप एक भी चीज मिस करेंगे, एक भी चीज समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है कि आपके फर्दर इस लेक्चर में ही नहीं, अब मैं जहां भी इन्फ्लेशन बोलूंगी तो मैं सपोज करूंगी कि आपको ये चीज पता होना चाहिए, लेकिन अगर ये चीज आप नहीं समझते हैं और आप पूछते नहीं हैं, हो सकता है बहुत माइनर सा चीज आप मिस कर रहे हो और आप नहीं पूछ रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि आप फर्दर लेक्चर्स नहीं समझ पाएंगे। मेरे लेक्चर्स ही नहीं, आप खुद से भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो डिफिकल्टी तो होगी ही। तो इसलिए ट्राई कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आए समझने में वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, नाउ द थर्ड इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। सी, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है ना, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। मीन्स हमारे इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, उन सब चीजों के कारण जो इन्फ्लेशन आता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स के कारण हम गुड्स को यहाँ से वहां ले जाने में जो होता है गुड्स का दाम बढ़ जाता है, या स्टोरेज फैसिलिटी का प्रॉब्लम है। इन सब चीजों के कारण जो इन्फ्लेशन आता है, इन सब चीजों के कारण जो प्राइस राइज होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के अंडर और भी चीजें आती है,
जैसे कि होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है ना, चीजों को सप्लायर्स क्या करते हैं, चीजों को छिपा देते हैं और फिर जब उसका दाम इंटेंशनली छिपाते हैं और उसका जब इकोनॉमी में उसका अभाव होने लगता है, जब इकोनॉमी उस चीज को इकोनॉमी उसमें उसका प्राइस राइज होने लगता है ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई, और उसको फिर वो निकाल के बेचते हैं और ज्यादा प्राइस में बेचते हैं, उसको कहते हैं होर्डिंग। होर्डिंग के कारण, कार्टेलाइजेशन के कारण, कार्टेलाइजेशन क्या होता है ना, कार्टेलाइजेशन मतलब मान लीजिए कि 10 शॉप ओनर हैं या 10 फैक्ट्री ओनर है या जो भी कह लीजिए, जो सप्लायर्स हैं, वो क्या करते हैं ना कि आपस का कंपटीशन छोड़ देते हैं, आपस का कंपटीशन छोड़ देते हैं। मतलब कंपटीशन में क्या होता है ना, लोग चीजों का दाम आगे पीछे करते रहते हैं ना, एक दुकान वाला वही चीज आपको 5 रुपए कम में देगा, एक 5 रुपीज ज्यादा में देगा, तो कंपटीशन के कारण क्या होता है ना कि एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा करते रहते हैं। लेकिन कार्टेलाइजेशन में क्या होता है, उस समय वो कंपटीशन को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज का दाम फिक्स कर देते हैं, पर्टिकुलर चीज या चीजों का दाम फिक्स कर देते हैं और उसी रेट पे कस्टमर से, कंज्यूमर से लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, चीजों का दाम बढ़ता है और जो इन्फ्लेशन आता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। होर्डिंग, कार्टेलाइजेशन, ब्लैक मार्केटिंग तो आप जानते हैं। इन सब के कारण जो इन्फ्लेशन आता है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो हमने आज कॉज के किस किस कारणों से, किस रीजन से, किस कॉजेस से इन्फ्लेशन आता है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, और इन तीनों को डील किया। इसके आगे हम फर्दर और कैटेगरीज को देखेंगे और इन्फ्लेशन के जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, फिलिप कर्व, ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने बताया इकोनॉमी इज ऑल अबाउट लिंक। अगर आप किसी चीज में लिंक नहीं जोड़ रहे हैं, लिंक टूटता है, तो प्लीज उसको वहीं पे एंड करें, उसे पूछ के वहीं खत्म करें, जिससे कि आपको फर्दर लेक्चर में कहीं कोई परेशानी नहीं आए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye.